हेलो डियर स्टूडेंट। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा हेतु कक्षा 10वीं के गणित विषय में जो विगत 5-6 वर्षों में बोर्ड परीक्षा हुए हैं उसके अंतर्गत जो प्रश्न पत्र आते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, जैसे बहुविकल्पीय, खाली स्थान भरो, सत्य सत्य, उचित संबंध, 2, 3, 4, 5 और 6 अंक वाले प्रश्न मिलते हैं। आज का जो वीडियो है हमारा वो 4 अंक वाले प्रश्न करना है। इससे पहले हमारा जो वीडियो बना है वह बहुविकल्पीय जिसमें 75 प्रश्न, खाली स्थान जिसमें हमारा 75 प्रश्न और उचित संबंध जिसमें 75 प्रश्न, 2 अंक वाले का 1, 2, 3 भाग जिसमें 75 प्रश्न और 3 नंबर वाले का 1, 2, 3 भाग जिसमें 75 प्रश्न और 4 अंक वाले का पहला भाग जिसमें 16 प्रश्न हमारे पास। ये 60 प्रश्न है 3 अंक वाले। ये कंप्लीट हो चुके हैं भाई, ये पूर्ण हो चुके हैं, ये सब पूर्ण हो चुके हैं। जो विद्यार्थी अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखे हैं, लिंक उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब आज हम इस वीडियो में 4 अंक वाले प्रश्न वाले दूसरा भाग करने जा रहे हैं जिसमें 16 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं। चलिए तो ये हमारा सॉल्यूशन देखते हैं। बोल रहा है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियां हैं, इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बना दिया गया है। बोल रहा है तो छोटी गोली है जो 2 सेंटीमीटर है, ऐसी छोटी छोटी 64 गोलियां हैं। तो इस यहाँ पर जब ट्रांसफॉर्म होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है तो आयतन नहीं बदलता। तो ऐसी छोटी छोटी 64 ठो को, ठीक है, उसका जो आयतन है बड़े वाले के आयतन के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। छोटे वाले की त्रिज्या आर और बड़े वाले की त्रिज्या बड़ा आर मान लेता हूं। यहाँ पर गोले का आयतन होगा 4/3 और आर की घात 3, जिसका गुणा करना है 64 के साथ, क्योंकि ऐसी ऐसी 64 गोली को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है। तो 4/3 पाई आर की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसल। आर का मान दिया है 2 की घात 3, 64 को हम लिख सकते हैं 4 की घात 3 और इधर बड़ा आर की घात 3, सब में घात 3 है, हटा दो। आर बराबर आ गया 2 चौका 8 और इस तरह से त्रिज्या मिल गई 8। क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले में। अब ये देख लो हमारा दूसरा बोल रहा है एक शंकु के आधार का व्यास दिया है, ऊंचाई दिया है, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन निकालना है इसका, शंकु का। मतलब ये उसी का आर वाला है, ठीक है। क्षेत्रमिति वाला प्रश्न आएगा, ये बात दिमाग में रख लो। चलिए देखिए, इसका व्यास दिया है 12 और ऊंचाई दिया है 8। संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमको एल चाहिए। चलिए व्यास दिया है हमारा 12, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपका कितना है, दिया है हमको 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से एक संबंध होता है एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन आर का वर्ग। तो एल का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग, ठीक है। 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग और ये इस तरह से हमारा एल प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट, ये 6 का वर्ग 36 धन ये 64 बराबर वर्गमूल 100 और जो कि आ गया हमारा 10 आ गया, ठीक। अब यहाँ से संपूर्ण पृष्ठ निकाल लो, क्या होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक। क्लियर हो गया। चलिए पाई का मान रखिए 22/7, पहले देख लो, अंतिम में रखेंगे पाई को, कट रहा है कि नहीं कट रहा है देख लेंगे। पाई आर का मतलब कितना है मेरे पास 6, और ये आ जाएगा 10 घन 6, 16 छक्का 96, नहीं कट रहा है तो इसको पाई में ही रख दो, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर का वर्ग रहेगा भैया। उसके बाद बोला है हमको आयतन। आयतन कैसे निकलता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। क्लियर हो गया बात। चलिए रख दीजिए मान को, 1/3 पाई अंतिम में रखेंगे, आर का वर्ग 6 का वर्ग और त्रिज्या हमारा ऊंचाई हमारा है 8, ये आ जाएगा 1/3 पाई 6 का वर्ग 36 गुणित 8, 3 एकम 3 12, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96 और पाई
लेकिन ये सेंटीमीटर की घात क्या रहेगा, 3 रहेगा, दोनों में ही 96 आएगा। और ठीक है, कटेगा नहीं, इसलिए मैं उसको पाई के रूप में लिख रहा हूँ। बटे में आप लिख सकते हैं, दशमलव में आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। फिर से देखो यहाँ पर आ गया माध्यिका। पिछले वाले वीडियो में जबरदस्त तरीके से बताया था मैं। माध्यिका के लिए हमारा सबसे पहले आप लिख लीजिए वर्गांतर, जिसको हम लोग CI बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा पहले रख लीजिए आप वर्गांतर को। ये चलिए वर्गांतर हो गया हमारा। उसके बाद रखना है उसका आवृत्ति। चलिए रखिए हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और कहाँ तक गया है ये 50 से 60। फिर उसका बारंबारता को लिखिए 1, 12, फिर 24, फिर 32, फिर 10, फिर 5। इसके लिए आपको संचयी बारंबारता की आवश्यकता होगी, याद रखेंगे। समझ रहे बात को, किसके संचयी बारंबारता, जिसको CF बोलते हैं। क्या करना है, उस वर्गांतर तक जो हमारा जो रहेगा आवृत्ति, उनको जोड़ना है। तो जैसे अकेला है ये एक ही रहेगा, यहां तक तो ऊपर जितना भी है सबको जोड़ दो। कितना आ गया 13, 13 और 24 कितना हो गया 37, 37 और 32 कितना हो गया 37 और 32 हमारे पास देख लीजिए। 37 में हमारा 32 किया, कितना आ गया 7, 2, 9, ये आ गया 69, ये आ जाएगा मेरे पास 79, और ये आ जाएगा 84 आ गया हमारा। अब इसको जोड़ोगे तो भी हमारा 84 ही आना चाहिए। ये जो अंतिम प्राप्त होगा वही हमारा n होगा। तो n का मान हमको मिल गया 84। यहीं से खेल चालू होता है। ठीक है, तो माध्यिका का सूत्र पहले लिख लेते हैं अपन। L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F गुणित में H, ये सूत्र है। अब ये L1 n/2 CF और F और H क्या है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है, फिर भी बता रहा हूं। सबसे पहले हमको चाहिए L1, तो n का आधा करेंगे, 84 का आधा कर लो 42। अब देखो ये हमारे पास जो संचयी बारंबारता है, जिसको मैं CF बोल रहा हूँ, ठीक है, ये 42 कौन से नंबर में आ रहा है, तो देखो ये तो 37 है, मतलब 37 के बाद ही 42 आएगा। मतलब ये वाला तो समाप्त हो गया, ये वाला वर्गांतर समाप्त हो गया। तो 42 वाले में जो वर्गांतर आएगा उसी का निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितना हो गया मेरा 30, तो ये L1 हो गया। ठीक है, उसके पश्चात मेरा n/2 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना आ गया 42 रेड। ठीक है, उसके बाद जरा देखो CF लेना है, तो CF उस वाले को CF को नहीं लेना है, उसके पहले वाला CF लेना है, तो ये आ जाएगा 37 बटे। अब बारंबारता, तो बारंबारता जो लो आप लोगे ना, वो उसी जो हमारा बॉक्स सेलेक्ट किया है ना हमारा वर्गांतर, उसी का हमको बारंबारता लेना है। तो बटे में आ जाएगा 32 गुणित H का मतलब दोनों के बीच में अंतर, वर्गांतर। ठीक है, चलिए वर्गांतर, वर्ग में अंतर कितने का दिख रहा है आपको 10। बस इतना काम करना है। ये आ गया 5, 42 में 37 गया 5 बटे में 32 गुणित में आ गया 10, ये 16 बार में जाएगा, ये 5 5 25, तो 30 धन 25 बटे 16, और ये आ जाएगा 30 धन 16 एकम 16 9 बचा, 16 पंचे 80, 10, 16 छक्का 96, 4, 16 दूने 32, और 16 पंचे 80, और ये आ जाएगा 31.5625। और इस प्रकार हमारा ये उत्तर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। फिर सांख्यिकी से आएगा, 8वां में आएगा वो। 4 नंबर वाले में हर प्रश्न में अथवा रहेगा, 4 प्रश्न आएंगे आपके। ये देखो बहुलक बोल दिया, समझ रहे हो बात को, बहुलक बोल दिया है देख लो। तो यहां पर करना कुछ नहीं है, ऐसी वर्गांतर को लिखना है आपको। ठीक है, वर्गांतर लिख लीजिए। सबसे पहले वही काम करिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60 तक गया है। इसकी बारंबारता को लिखिए आप, 4, 5, 16, 12, 3 और 2। क्या करना है आपको,
भैया सबसे पहले तो सूत्र, ठीक है, क्या है, बहुलक का। बहुलक के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिया है। क्या सूत्र होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 ऋण F0 ऋण F2 गुणित में है H। अब ये F1 F2 F0 H L1 क्या है आपको समझाते हैं। जो सबसे ज्यादा बार बारंबारता में आया है, ठीक है, वही मेरा F1 बनेगा, और उसके साथ जो वर्गांतर आया है उसी का निम्न सीमा कहां से जो चालू हुआ है वही L1 बनेगा। मतलब L1 का जगह में आ गया 20, F1 के जगह में आ गया 16, F0 तो एक से पहले शून्य आता है, तो इसलिए ऊपर वाला जो बारंबारता है वो F0 हो गया। F1 का डबल दोगुना करना है तो 16 दूने 32 हो गया ऋण। F0 का मान 5 दे दिया है, और F2 क्या है, 1 के बाद 2 आता है तो ये F2 नीचे वाली बारंबारता F2 हो जाएगी जो कि 12 है। गुणित में करिए आप H, और H का मान हमको क्या प्राप्त होगा, H का मान प्राप्त होगा हमको 10, दोनों के बीच का अंतर ये 10, ये आ जाएगा 20 धन 16 में 5 गया 11 बटे में 32 में 12 घटाओ 20, 20 में 5 घटाओ कितना आ गया 15, गुणित में कितना आ गया मेरा, गुणित में आया ना भैया, कितना आ गया 10 दिया, और ये दोने तो आ गया 20 धन 22 बटे 3, और 22 बटे 3 का मान कितना आ गया, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, तो ये आ गया 27.33, और यही हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो, ये हमारा सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, पिछले वाले वीडियो में बताया है, देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर, ये देखो दिख रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल। चलिए इसी को मैं ये कर लेता हूं, वहां ले चलते हैं इसी को ही। ठीक है, चलिए, और वहां ले जाकर इसको रख देते हैं हम। ये क्लियर हो गया बात, ये लो, ठीक, क्लियर हो गया। चलिए, अब इसका मैंने तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने, बहुत शानदार तरीके से इसको मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया है पिछला वाला वीडियो में। जो अभी तक नहीं देखे हैं देख लीजिए, क्योंकि जबरदस्त तरीके से इसको एक्सप्लेनेशन किया गया है। बात स्पष्ट हो गई। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि इसमें समय भी चला जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया बात, वहां सेम वही चीज को रिपीट करूंगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, देख लिए होंगे तो और अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, तो ये हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं, बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या बोला है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। चलो अब ये दूसरा प्रश्न नया है, उसी का और दिया होगा, अथवा समझ रहे बात, तो उसी का अथवा दिया होगा, पक्का है ये। चलो देखो तो फिर कैसे बनाना है। बोल रहा है यहाँ पर एक वृत्त है, बोल रहा है जो दो समांतर इसके, क्या बोल रहा है, जीवा है बोल रहा है, और इसकी त्रिज्या दे दी गई, माना कि इसका केंद्र ओ है, ए बी और सी डी दोनों बराबर समान और समांतर क्या है, जीवा है। चलिए इसका हल बहुत बेहतरीन तरीके से निकालते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है भैया, ए बी बराबर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, ठीक है, बराबर भी है और क्या है, समांतर भी है। स्पष्ट है। केंद्र से दूरी तो मान लेते हैं उसको ओ ए, ओ ए बराबर दिया है त्रिज्या ये हमारा, जो कि 20 सेंटीमीटर का है। साथ ही साथ कुछ और भी दिया है, ये दोनों के बीच की दूरी दे दी गई है, मान लेते हैं उसको हम लोग एम एन। एम एन बराबर कितना दिया हमको, 24 सेंटीमीटर। नियम हमारा कहता है कि यदि जीवा केंद्र से समान दूरी पर, मतलब
समझ रहे बात को। यदि जीवा बराबर है तो केंद्र से उनकी दूरी समान होगी। ठीक है, नियम कहता है, उसको लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, चलिए शुरुआत जब करेंगे, अब यहाँ पर जो ज्ञात करना है वो लिख देता हूं मैं। क्या हमको ज्ञात करना है? ए बी बराबर सी डी, ये हमको ज्ञात करना है भैया। चलिए चालू करते हैं हम लोग हल करना। तो मैं सबसे पहले नियम लिखता हूं। ठीक है, बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। अर्थात हम बोल सकते हैं ओ से एम बराबर है ओ से एन। क्लियर हो गया बात, स्पष्ट हो गई। मतलब ओ क्या हो गया, एम एन का मध्य बिंदु हो गया। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं आधा एम एन का दोनों आधा है। समझ में आ गया। और ये दिया हमको 24 दिया है, एम एन दिया है 24, तो एम एन गुणित 1/2 जो कि हम लिख लेंगे 12। तो ओ एम या ओ एन दोनों का मतलब 12 हो गया। यहां तक स्पष्ट हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए, और अगला हमारा क्या है देखते हैं। अब यहां पर हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक, पाइथागोरस का प्रमेय कहाँ लगाएंगे? तो यहां पर लिखना है समकोण त्रिभुज, कौन सा, ए एन ओ, दूरी का मतलब लंबवत दूरी होता है, याद रखो, ए एन ओ में। क्लियर है? क्या लगाएंगे? पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। ये देखो भैया, समकोण त्रिभुज है एन ए ओ, पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा मेरा, ए ओ का वर्ग बराबर ए एन का वर्ग प्लस एन ओ का वर्ग। मान को रखते जाइए, ए ओ त्रिज्या दिया गया हमको 20 बराबर ए एन हमको निकालना है, और एन ओ का मान दिया है हमको, कितना आ गया है हमारे पास, 12 आ गया, देख लो इधर। अब छांतर करिए तो एन का स्क्वायर बराबर 20 का वर्ग ऋण 12 का वर्ग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लीजिए, दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, दोनों को एक बार घटा दीजिए, तो 32 गुणित 8 बराबर 256 हो जाएगा। और इस प्रकार से एन वर्गमूल 256 करेंगे हम, तो ये 16 आ जाएगा। एन तो मिल गया भैया। फिर यहाँ पर एक नियम और लगेगा वृत्त का। वृत्त का नियम कहता है कि यदि केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो वह जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है भैया। क्लियर हो गया? चलिए उस नियम को पहले लिखता हूं मैं। ये मेरा जीवा ए बी है, तो ये केंद्र ओ है, ये एन है, लंब डाला हुआ है। तो जीवा से, सॉरी, केंद्र से, ठीक है, कहां से, केंद्र से, चलिए लिखते हैं, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एन ए बी का मध्य बिंदु है, या ए एन को डबल करोगे तो आपको ए बी प्राप्त हो जाएगा, दोनों का मतलब एक ही है। या ए बी को आधा करोगे तो ए एन प्राप्त हो जाएगा, ये भी वही मतलब है। लेकिन हमको जिस मतलब से हमारा मतलब निकलेगा उसी से हमको मतलब रखना है। ठीक है, मतलब ए बी हमको निकालना था, इसलिए ए बी 2 गुणित ए एन का मान पता चल गया है, और वो आ गया है 16, और 16 दूने 32 सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? तीन तीन नियम लगे हैं। तो चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, प्रवणता दे दिया है, बिंदु दे दिया गया है। तो ये पिछले वाले में बता भी दिया था मैं, इसको इस प्रकार से हल करना है। इसका सूत्र है y माइनस वाई वन। ठीक है, y माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। ये x1 और y1 ये बिंदु हैं, और m ये प्रवणता है। समझ रहे हो बात को? मान को रखो y माइनस 0, ये y1, एम प्रवणता 7/3, एम एक्स के जगह में x1 का मान क्या हो जाएगा, 6। y में 0 घटाओगे y आएगा, 3 से तिर्यक गुणा होगा, 3y आ गया।
7 दोनों के साथ गुणा होगा और ये 7 एक शरीर 7 छक्का 42। इसको इधर पक्षांतर करिए, इसको इधर पक्षांतर, तो बचेगा आपका 7 एक शरीर 3y बराबर 42। और यही हमारा अंतिम उत्तर और यही समीकरण हमको क्या हो गया, प्राप्त हो चुका है। स्पष्ट है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो फिर से ग्राफ बनाने वाला आ गया, समझ रहे हो बात को, ग्राफ बनाने वाला। यहां पर दिया है बिंदु 1 का 4, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 1 और 5 का 0। इन बिंदुओं को मिलाना है और रेखा प्राप्त करना है, ठीक है, आलेख प्राप्त करना है भैया। जो हमारा एक दिन देगा, दूसरा बचा हुआ पेट्रोल की मात्रा लीटर में, दोनों के बीच हमको बनाना है। उसके लिए हम लोग ग्राफ ले लेते हैं। ये देखो यहां पर आपको पैमाना लगाना है। पैमाना कुछ इस प्रकार का लगाना है कि एक अक्ष में लिखना है, एक अक्ष में बताना है भैया, एक अक्ष में बताना है कि मैंने एक इकाई को एक दिन के बराबर लिया है, और एक अक्ष में है वो समय को दिखा रहा है, वो भी दिन में। एक अक्ष है हमारा समय अक्ष है, और वो समय किस में लिया गया है, दिन में लिया गया है। उसके पश्चात जो वाई अक्ष का पैमाना है, हमको बताना है पेट्रोल की मात्रा लीटर में, ठीक है, और एक इकाई को कितना लिया गया है वो भी बताओ। एक इकाई माने 1 लीटर लिया गया है। तो चलिए यहां पर पेट्रोल और किसमें, लीटर में। ठीक, तो देखो हमारा यहां पर क्या हुआ, पहला दिन, पहला दिन में मेरे पास कितना था, बोल रहा है 4 लीटर था। तो पहला दिन 4 लीटर, देखो ये दिन वाला पहला है और लीटर वाला 4 है। दूसरा दिन हुआ पेट्रोल कम हो गया और वो 3 लीटर हो गया। तीसरा दिन में देखो, तीसरा दिन में बिंदु कहाँ पहुंच गया है, 2 में, मतलब तीसरा दिन में 2 लीटर हो गया है। और जैसे ही चौथा दिन आया और कम 1 लीटर हो गया, और चौथा दिन में लीटर 1 हो गया। जैसे ही पांचवा दिन आया हमारा लीटर मतलब पेट्रोल खाली हो गया, तो पांचवा दिन में 0 हो गया। ठीक, इस प्रकार से इन बिंदुओं को क्या करना है, फिर मिला लेना है। मैं पहले से मिला लिया था, ठीक है। इन बिंदुओं को आप स्केल की सहायता से मिला लेंगे, और ये हमको उत्तर क्या हो गया है, प्राप्त हो गया। ग्राफ हमारा बन गया 4 नंबर हमारा, बिल्कुल अंदर। प्रश्न की ओर, ये हमारा बहुलक से संबंधित प्रश्न है जिसमें हमको दिया गया है। चलिए तो कर लेते हैं। बहुलक हमारा बार बार बताया गया है कि बहुलक किस प्रकार से निकलता है बोल के, ठीक है। इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिखता हूँ, और ये मेरा इसका वर्गांतर लिखते हैं, वर्गांतर, और एक तरफ आवृत्ति, जिसको दर्शाते हैं हम लोग एफ से, और ये सी आई से। क्या क्या दिया रखिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। क्या क्या इसका आवृत्ति दिया गया है, 4, 8, 16, 12, 10, ठीक है। सबसे पहले तो अब बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं, L1 प्लस क्या रहेगा मेरा, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2, F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में क्या रहेगा, H। L1 क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया है, ठीक है, आवृत्ति, उसी का वर्गांतर का निम्न सीमा को हम लोग N1 लेते हैं, 20 लिख लीजिए। F1 क्या है, जो सबसे ज्यादा बार आवृत्ति आया वही F1 है, ऋण। उसके पश्चात F0, 1 के पहले 0 आता है, तो ये जो ऊपर वाला है वो F0 हो जाएगा, F0 जो कि हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 लिख लिया मैंने बट्टे में। इसका डबल, पहले वाला 16 का डबल कितना हो गया, 32 ऋण। ये दूसरा वाला घटेगा, ऋण अलग से F2, मतलब 1 के बाद 2 आएगा, और ये मेरा आ जाएगा 12, गुणित में वर्गांतर, मतलब दोनों में अंतर, 0 और 10 में अंतर 10 का है, किसी में भी ले सकते हैं आप, वही आएगा। चलिए 20 धन
16 में 8 गया तो 8, 32 में 12 गया तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे देख लो, 20 आ गया, 20 में 8 गया तो कितना आ गया 12, गुणित में कितना 10, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अभी आ जाएगा 20 धन 20/3, कितना आ जाएगा 20 धन 6.67, और ये आ जाएगा 26.67 आ गया। ठीक है, अंतिम उत्तर। ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। देख लो, ये फिर ये उसी का अथवा है जिसमें हमको माध्यिका बोला गया है। ठीक है, चलिए इसका कैसे करना है। माध्यिका के लिए सूत्र लगाएंगे, तो चलिए वर्गांतर लिख लो पहले, सी आई लिख देता हूं मैं, और ये एफ क्या क्या है देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से कितना 50, और 50 से कितना 60। लिखिए इसको 6, 9, 13, 20 और 12 और कितना 10। इसके लिए हमको संचयी बारंबारता मतलब सीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं अंग्रेजी में, वो निकालना पड़ेगा। तो ये क्या है, जितना जो भी आपका वर्गांतर लोगे उसका उतना दूर तक का आवृत्ति को योग करना है। तो ये 6 का 6 ही रहेगा, 6 और 9 कितना हो गया 15, 6, 9, 15 यहाँ तक हो गया, 15 और 13 कितना हो गया 28, 28 में 20 जोड़ दोगे 48, 48 में 12 जोड़े 60, और ये कितना आ गया मेरा 70। ये बनाया वो लग रहा है, हमने बना लिया लग रहा है। ठीक है, क्योंकि 70 आया था। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी ऐसी सब लगेगा एक जैसा। ये जो आखिरी में गया वो एन। ठीक है, चलिए सूत्र लिख लेते हैं माध्यिका का। माध्यिका का सूत्र है L1 धन n/2 ऋण CA बटे में F गुणित में आएगा H। L1 क्या होगा, ये देखो, ये n जो मिलता है उसका आधा कर लेते हैं, मतलब 70 का आधा करिए, कितना आ गया 35। अब देखो 35 कौन से CF को देखना है, संचयी बारंबारता को। 35 28 के बाद आएगा, 28 तक हमारा 20 से 30 वाला वर्गांतर चल रहा है। उसके बाद जैसे 29 नंबर लगा, 30 से 40 वाला वर्गांतर चालू हो गया, तो 35 वाला 30 से 40 वाले में आएगा, और इसका निम्न सीमा, तो निम्न सीमा हमारा 30 हो गया धन n/2 का मान यहाँ पर 35 दिया गया पहले से, ऋण CF मतलब संचयी बारंबारता, जो हमने वर्गांतर सेलेक्ट किया है उसको छोड़कर उसके पहले वाले को लेना है, बटे में क्या करना है एफ का मतलब बारंबारता। किसकी बारंबारता, जो वर्गांतर लिए उसी का बारंबारता काम आएगा, कई बार कर चुके हैं। और इसका वर्गांतर अंतर कितने का दिख रहा है आपको 10, ये 2 बार में कटेगा, ये 1 बार में, और ये आ जाएगा 30 धन 7/2, 7 का आधा 3.5 मतलब 3.5, और ये आ जाएगा 33.5। ये हमारा अंतिम उत्तर आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। अब देखो, ये हमारा क्षेत्रमिति से संबंधित आ गया, जिसमें बोला है बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर। बेलन चलिए बना लेते हैं। इसका आयतन बोला है, ऊंचाई दिया है, व्यास निकालना है। बहुत सरल प्रश्न। चलिए कैसे निकलेगा, आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर का वर्ग गुणित एच, जो कि हमको दे दिया है 3080, और ऊंचाई हमको कितना दे दिया है 20 सेंटीमीटर का। चलिए रखते जाइए मान को, पाई के जगह में रखो 22/7 गुणित आर का वर्ग, वही तो निकालना है। ऊंचाई 20, 3080, 0 से 0 क्या हो गया कैंसल। आर का वर्ग बराबर 308 गुणित 7 हो जाएगा, बटे में 22 गुणित ये 2 बचा हुआ है ना 2, देख लो 22 एकम 22, 22 एकम 22, 8 बचा, 22 चौक 88, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यहाँ 7 2 बार बचा, मतलब आर का वर्ग बराबर यह 7 का वर्ग आ गया, और आर का मान आ गया 7। लेकिन हमको त्रिज्या नहीं चाहिए भैया, व्यास चाहिए। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, दुगना होता है। तो 2 गुणित 7 बराबर 14 सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, अब चलिए फिर से क्षेत्रमिति का अगला भाग आएगा अथवा के रूप में।
क्योंकि 4 नंबर वाले में अथवा लगेगा ही। ठीक है, चलिए अथवा देखो, अथवा को क्या दिया है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, गोला बोल रहा है। चलिए इसकी त्रिज्या r मान लेते हैं। ठीक है, जब हम गोले का आयतन निकालना है, गोले का आयतन बिना त्रिज्या के कहाँ निकलेगा, मतलब पहले आप त्रिज्या निकालोगे फिर आयतन निकलेगा। चलिए लगा लेते हैं सूत्र को। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हमको, जो कि हमारा होता है 4 पाई r का वर्ग, जो कि बराबर है मेरा 616 के। यहां से r पहले निकालते हैं। 4 गुणित पाई का मान 22/7 r का वर्ग 616। चलिए पक्षांतर करिए, r का वर्ग बराबर 616 गुणित 7 बटे में 22 गुणित 4, 4 से काटिए इसे, 4 एकम 4 एकम 4 पंचे 4 चौका 22 एकम 22, 22 सत्ते 154। इधर r का वर्ग है, यहाँ 7 देखो 2 बार है तो 7 का वर्ग, और इस प्रकार से r का मान आ गया 7। अब हमको क्या चाहिए, आयतन चाहिए। चलिए लगा लीजिए आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r की घात 3। तो देखो इसको मैं नया, आप यदि डायरेक्ट रखोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन मैं इसको कुछ मॉडिफाई करके नए अंदाज से पेश कर रहा हूं। आप जरा गौर करेंगे, देखो बटे में 3 है मतलब 1/3, यहाँ 4 है इसलिए 4 लिखा, पाई r कितने बार है, 3 बार, मात्र अभी मैं 2 ही बार लिख रहा हूं। सर एक बार कहाँ गया, अरे लिख रहा हूं ना, चिंता मत करो। r देखो, क्लियर हो गया बात, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। मैं ऐसा क्यों किया आप जरा सोचिए। ये देखो फिर से उसी को रखोगे, फिर से गुणा करोगे, उससे अच्छा ये है कि सीधा सीधा 4 पाई का जो r का वर्ग है उसके जगह में चुपचाप रख दीजिए 616। 1/3 616 आ गया, गुणित त्रिज्या का मान हमारा कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, और ये कटेगा तो नहीं, क्लियर हो गया, नहीं कटेगा ये। तो चलिए कितना आ जाएगा देख लीजिए, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल है 1, 6 7 एकम 7 और 4 कितना हो गया, 11 का 1 हासिल आया, कितना आ गया, 11 में 1 आ गया, 6 सत्ते 42 और 1 40 हो गया जी। और ये बटे में कितना आ गया, 3, चाहो तो दशमलव बना सकते हो, और ये आ जाएगा मेरे पास घन सेंटीमीटर। ठीक है जी, बिल्कुल देखते रहिए। आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं 7, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट रखिए, 7 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े अगले। ओके, अब देखो सिद्ध बिंदु सिद्ध करना है हमें कि बाहर जो बिंदु है वहां से यदि स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उसकी लंबाई क्या होती है जी, बराबर होती है। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए ओ को केंद्र मान लिया, बाहर बिंदु को पी मान लिया, और जो हमारा स्पर्श रेखा है उसको पी ए और एक को पी बी मान लिया। ठीक, अभी मैं मिला देता हूं, मैं यहां पर रचना में लिखूंगा, चिंता मत करिए। ये देखिए, चलिए हल सिद्ध करना है ये, तो आप कथन को पहले लिख लेंगे। कथन हूबहू रहेगा। ठीक है, कथन जो दिया गया है उसको लिखेंगे आप यहाँ पर कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, इस बात को लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख दूं क्या, पुनरावृत्ति। चलिए पुनरावृत्ति करिए इसका। ठीक है, चलिए उल्टा तीर लगा दिया मैंने, इधर लगाना था। ठीक है, इसी को हमको यहां से लेकर यहां तक को रिपीट करना है। फिर क्या करना है, आपको दिया गया है, एक दिया गया है, क्या दिया है भाई, वो केंद्र है, वो वृत्त का केंद्र है, और क्या दिया है, पी ए पी बी स्पर्श रेखा है। ठीक, और क्या दिया है, और तो कुछ नहीं दिया है। चलिए अब दिया गया है के बाद क्या करना है, सिद्ध करना है हमको। सिद्ध क्या करना है भाई, कि जो हमने लिया है
स्पर्श रेखा उसी को बराबर सिद्ध करना है। ठीक, क्लियर हो गया। कुछ रचना करना पड़ेगा। जी हाँ, रचना करते हैं। हमने ओ को ए से, ओ को बी से तथा ओ को पी से क्या कर दिया, मिलाया। ये हमारी हो गई रचना। स्पष्ट हो गई बात। अब देखिए यहां पर दो त्रिभुज लेंगे हम। ठीक है, त्रिभुज एक और त्रिभुज दो। ठीक है, चित्र आप इधर बना सकते हैं। मैं इधर बना रहा हूं समझाने के लिए, ताकि अच्छे से जगह मेरे को मिल सके लिखने के लिए। ठीक है, चलिए आप नियम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। चलिए मैं ये लिख देता हूं। ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, स्पर्श बिंदु से, ठीक है, केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका मतलब आप यहां पर निरूपित कर सकते हैं कि पी ए लंब है ओ ए पर और पी बी मेरा लंब है ओ बी पर। स्पष्ट हो गया बात। चलिए 90 अंश तो हम लोग लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज पी ए ओ तथा त्रिभुज पी बी ओ में। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। क्या हो गया हमको, देखो यहां पर पीओ दोनों के पास है। जी हाँ, तो पीओ बराबर पीओ लिख लीजिए, उभयनिष्ठ भुजा दोनों के पास है। अब यहां पर देख लीजिए कोण बराबर है एक ठो, कोण पी ए ओ बराबर कोण पी बी ओ, दोनों 90 अंश है। यहां पर दे दिया हमने लंब है बोल के। जी, उसके पश्चात देखिए जरा, ओ ए इक्वल टू ओ बी, त्रिज्या त्रिज्या बराबर होती है। तो यहां पर यदि समकोण त्रिभुज में यदि आपका 90 के सामने वाला अर्थात कर्ण बराबर हो जाए, साथ ही साथ कोई भी एक और भुजा बराबर हो जाए, तो वह दोनों सर्वांग सम होते हैं। समरूप नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, सर्वांग सम। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से, आरएचएस कांग्रुएंसी रूल। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए क्या हो जाएगा हमारा, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय से त्रिभुज पी ए ओ सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज। देखो इधर का पी पी ए ओ, जिधर जैसा क्रम में पहला वाला चलेगा वैसे ही दूसरा में चलेगा भैया। पी से गए ए, फिर ए से गए ओ, मतलब यहां पर जो खाली है, इधर खाली कौन है, पीबी है, तो पी से जाओगे बी, फिर डबल लकीर खिंचाया है तो इधर डबल लकीर, मतलब खाली से डबल लकीर की ओर जाना है। तो पी बी और ओ, ये क्रम नहीं लिखोगे तो पूरा गलत है भाई। क्रम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। संगत इसीलिए नाम दिया जाता है, वो संगत छोटा मोटा चीज नहीं है, समझ रहे हो, संगत इसीलिए है। अब देखो सम, सर्वांग सम होने के बाद कोई भी त्रिभुज में जो बचा खुचा है, मतलब वह क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो बचे हुए के बराबर हो जाएगा। जैसे यहां पर एक बचा हुआ है भुजा, ये तीसरा वाला, इधर कौन बचा हुआ है ये, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। या फिर यहां से देख लो, पहला दूसरा में कौन है, पी ए, इधर पहला दूसरा में कौन है, पीबी। क्रम को भी देख के आप बना सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया बात। इसको अंग्रेजी में सीपीसीटी कहते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, संगत भाग। ठीक, सर्वांग सम त्रिभुज, क्या लिख रहा हूं, संगत भाग।
सर्वांग सम त्रिभुज। क्लियर हो गया? मतलब अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसके जो संगत अंग हैं, ठीक है, वो क्या होंगे? बराबर हो जाते हैं। और इस प्रकार हमारा सिद्ध हो गया कि पी ए बराबर क्या हो गया? पी बी। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अब देखो फिर थेल्स का प्रमेय आ गया। स्पष्ट है? थेल्स का क्या आ गया है? प्रमेय आ गया। और ये जो थेल्स का जो प्रमेय है वो हमने पहले से ही क्या कर लिया है? सिद्ध कर लिया है। ठीक है, यहां पर हमने सिद्ध किया था। चलिए देख लीजिए, मैं इसीलिए उसको रिपीट नहीं करूंगा, पिछले वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने अच्छे से समझा दिया है। चलिए देखते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ चला गया ये, ले आ रहा हूं, हड़बड़ाइए नहीं, विद इन मिनट लगेगा। चलिए हमने ये सिद्ध किया था ये, ठीक, मैं यहाँ पर यह बता रहा हूँ पिछले वाले वीडियो में हमने सिद्ध कर लिया इसको, इसलिए उसी को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसका पिछले वाले से देख लेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, आप ही की सहूलियत के लिए बोल रहा हूँ। क्लियर हो गया बात? चलिए इसको मैं यहाँ पर चिपका देता हूं मैं। ठीक है, ओके, ये आपका दिया हुआ है बढ़िया अच्छे से पूर्ण रूप से। पुराने वाले वीडियो में एक बार इसका जस्ट पहला वाला भाग देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं। ये देखिए हमारा, इसको देखो फिर से, वही आ गया समदूरस्थ वाला। समदूरस्थ, इसको भी हमने हल कर लिया है एक तो वीडियो में, पुराना वाला में ही। तो चलो थोड़ा सा जल्दी कर देता हूं मैं। पी है एक्स वाई, मान लिया यहां से बिंदु ए और बिंदु बी दोनों समदूरस्थ हैं। पी से ए जो कि बिंदु है 7 1, इसका उत्तर आएगा एक्स ऋण वाई बराबर 2 आएगा, देख लेना, याद है हमें। बी देख लो 3 और 5, पी से ए की दूरी और पी से बी की दूरी बराबर होगी। कैसे? दूरी सूत्र लगा लो, पी से एक्स को एक्स से घटाओ, वाई को वाई से घटाओ, वर्ग करके वर्गमूल लगा लो। वर्गमूल लगाइए, एक्स को 3 से घटाइए वर्ग, प्लस वाई को 5 से घटा के वर्ग कर लीजिए। ये दूरी का सूत्र है, एक्स को एक्स के साथ घटाना है, वाई को वाई के साथ घटाना है, वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल लगा लेना है। अब दोनों तरफ वर्ग लीजिए, वर्गमूल हटाइए, साथ ही साथ एक और कर लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या सूत्र होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऋण 2ab, 14x हो जाएगा। यहां पर आ जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऋण 2ab, मतलब 2y हो जाएगा। एक्स ऋण 3 का वर्ग, ए का वर्ग बी का वर्ग ऋण 2ab 6x हो जाएगा। वाई ऋण 5 का वर्ग में क्या हो जाएगा? ए का वर्ग बी का वर्ग ऋण 2ab, तो 5 दूने 10 वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक्स का वर्ग वाई का वर्ग दोनों पक्षों में है, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 1 का वर्ग हो जाएगा 1, तो 49 और 1 हो जाएगा 50। चलिए इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ऋण 14x ऋण 2y बराबर, ये 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 9 और 25 34, ऋण 6x और ऋण 10y। चलिए पक्षांतर करिए, संख्या को इधर ले जाइए और अज्ञात वाले को इधर एक्स वाई को, तो 50 ऋण 34 बराबर, ये ऋण इधर जाके धन 14x होगा, जो कि ऋण होगा 6x के साथ। इधर ऋण 10y पहले से है और ये ऋण 2y दूसरे तरफ जाएगा तो धन y 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x वाला, यहाँ पर y वाला और यहाँ पर संख्या वाला, 14 में से 6 गया तो 8x ऋण, ऋण 10 में 2 गया तो ऋण 8y, और ये आ जाएगा 50 में 34 गया तो 16। सबके पास 8 कॉमन है और ये आ जाएगा x ऋण y बराबर 16, और ये 8 एकम 8 दूने 16 आएगा और x ऋण y बराबर 2 आ जाएगा। और इस तरह से x और y में क्या आ जाएगा? एक संबंध आ जाएगा। स्पष्ट हो गया बात? चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो यहां पर फिर से हमारे पास क्या आ गया है? ग्राफ खींचने के लिए आ गया भैया। ठीक है, ये ग्राफ खींचने के लिए आ गया है। इसी प्रकार का ग्राफ हमने एक बार और खींच लिया है।
ग्राफ वाले ये प्रश्न आए हुए हैं, बार बार रिपीट होंगे, ग्राफ वाला आएगा ही आएगा। समझ में आ गया? एक थ्योरम आएगा, प्रमेय आएगा, उसके बाद हमारा क्षेत्रमिति से आएगा, माध्य माध्यिका बहुलक से आएगा, और ये निर्देशांक ज्यामिति से। इस प्रकार के 4 प्रश्न आएंगे ही आएंगे, चाहे प्रश्न कोई भी हो, लेकिन ये टॉपिक से आएगा 4 नंबर वाला। चलिए, तो ग्राफ खींचने के लिए ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले बिंदु बता देता हूं मैं, 0 0, 1 10, 2 20, 3 30, 10 का पहाड़ा, 4 40, 5 50। ये बिंदु को लेके हमको ग्राफ खींचना है, आलेख खींचना है। ठीक है, चलिए, तो ग्राफ कॉपी की जरूरत है, पहले से खींच के रखा हूं मैं। थोड़ा सा तो कुछ चीजों को ऑनलाइन में पहले से करना पड़ता है। ठीक है, चलिए फिर भी समझा रहा हूं। देखो, ये 0 है, एक्स, तो यहां पर आपको पैमाना लेना पड़ेगा। पैमाना नहीं लिखेंगे गड़बड़ा जाएगा। इसका एक्स अक्ष का, तो एक्स अक्ष में पैमाना क्या लेंगे आप? क्या लेंगे? देखो, यहां पर बोला है समय और यहां पर बोला है साधारण ब्याज, तो हमारा एक्स अक्ष को ले लो समय, वो भी वर्ष में एक समय मान रहे हैं, और एक इकाई, जो एक्स अक्ष का एक इकाई है, उसको मैंने माना है 1 वर्ष। उसी प्रकार वाई अक्ष में जो पैमाना लूंगा मैं, वो 1 इकाई बराबर, देखो भैया 50, तो 50 तो आएगा नहीं, लंबा है, तो मैं इसीलिए इसमें के 1 इकाई को 10 मान के चल रहा हूं, 10 रुपया। ठीक है, चलिए यहां पर पैमाना को लिख देता हूं। यहां पर है मेरा समय, ये वाला अक्ष समय को दिखा रहा है, वर्ष में है। दूसरा ये हमारा है ब्याज, वो भी साधारण वाला, जो कि किस में है भैया? रुपए में है। तो यहां पर देखो, कोई साल नहीं हुआ था, 0 साल, तो 0 रुपया। जैसे ही 1 साल हुआ, 10 रुपया हो गया, 1 में 10 आ गया। 2 साल हुआ, 20 हो गया। देख लो, बिंदु मिल रहा है कहां पे? इधर का 2, उधर का 20 में मिल रहा है, तो 2 का 20 आ गया। 3 हमारा क्या हो जाएगा? 30 आ गया। 4 का क्या हो गया? 40 आ गया। देख लो, ये 4 में 40 आ गया, और ये 5 में, 5 वर्ष में कितना हो गया? 50 हो गया। और इन बिंदुओं को एक बढ़िया लाइन से लकीर खींच के क्या कर देना है? मिला देना है। बस इतना ही काम करना है, 4 नंबर अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस तरह से हमारे 4 अंक वाले जो प्रश्न हैं, इसके आज हमने 16 प्रश्न इस वीडियो में किए। इसका अगला भाग लेकर फिर से उपस्थित होंगे। जो विद्यार्थी अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं, उन लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से देख लीजिए। जो चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मैथ्स से रिलेटेड अब वीडियो आते रहेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।